ऑपरेटर ओवरलोडिंग और कॉपी कंस्ट्रक्टर की बात को आगे बढ़ाते हैं। इसमें फ्रेंड एक्सेस को देखेंगे। फ्रेंड एक्सेस मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर हैं और एक कोई ऐसा बंदा आ गया जिसको आप जानते नहीं है, तो क्या आप उसको अपने घर में एंट्री देंगे? नहीं देंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा आ गया जो आपको जानता है, पहचानता है, आप बहुत अच्छी तरीके से उससे मिले हुए हैं, तो अगर वो आपसे आपके घर आएगा तो आप उसको अंदर बिठाएंगे, उसको एंट्री देंगे, उसको चाय वगैरह पिलाएंगे। बिल्कुल सेम चीज यहाँ पर भी है। मैं पहले एग्जांपल आपको देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक तरीका है कि हम बोलते हैं कि किसी तरीके से आप ऑपरेटर ओवरलोड करें इनटू को, और इस तरीके से आप अपना काम करें कि हम पूरे का पूरे एरे को, एक हमारे पास एरे है, उसके सारे मेंबर्स को मल्टीप्लाई कर लें किसी मल्टीप्लायर से। क्या ये पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। उसके लिए हम ये मल्टीप्लिकेशन का एक ओवरलोडिंग फंक्शन लिखा। हम ये इंट एरे यूज कर रहे हैं, पहले भी हमने यूज किया है। उसके अंदर हम ये ऑपरेटर, आप जानते हैं जब ऑपरेटर ओवरलोडिंग करते हैं तो ये ऑपरेटर लिखना पड़ता है। ये स्टार मतलब इनटू आप कर रहे हैं, उसके अंदर ये मल्टीप्लायर पास कर देंगे, एक नया एरे बनाएंगे और करेंगे क्या, इसको साइज वही दे देंगे जो ओरिजिनल साइज था, क्योंकि आप केवल वैल्यूज जो अंदर है उनको तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे कि उसको एक नई जगह भी दे देंगे, तो नया एक एरे बना रहे हैं। और नए एरे में आप क्या कर रहे हैं, जो पुराना एरे है, ये डेटा आई पुराना एरे है ना आपका, उसके अंदर मल्टीप्लाई कर करके हर एक वैल्यू में मल्टीप्लाई कर करके, यानी कि आपने दूसरा एरे बना दिया और उसमें हर एक वैल्यू को, जैसे 2 है तो मान लीजिए मल्टीप्लायर 3 है तो 2 3 6 यहाँ पर आ जाएगा। ये मान लीजिए 4 है तो 4 3 12 यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से ये बन जाएगा। तो ये देखिए कितना आसान है, कितना बढ़िया काम कर रहा है ऑपरेटर ओवरलोडिंग आपका। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि जो एरे है ए, देखिए एरे है ए और उसमें मल्टीप्लायर इनटू 7 कर दीजिए। जैसे मैंने आपको 3 बताया था वैसे आप 7 कर सकते हैं। पूरा का पूरा एरे मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 से। और दूसरा तरीका शॉर्ट हैंड ये है, ए डॉट ऑपरेटर स्टार 7। ए इस डायरेक्ट आप इस फंक्शन को कह सकते हैं कॉल, या ऑपरेटर ओवरलोडेड फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। एरे दीजिए, डॉट दीजिए, साथ में ऑपरेटर लिख के स्टार ए कर दीजिए, 7 कर दीजिए, आपका आ जाएगा। चलिए यहां तक तो सही है। बट कोई आपके पास आया, उसने कहा कि देखिए आपने बहुत बेहतरीन काम किया है, आपने क्या ऑपरेटर ओवरलोड फंक्शन लिखा है, मेरे लिए एक काम कर दीजिए, आप ए स्टार 7 कर रहे, मेरे लिए 7 स्टार ए कर दीजिए। यानी कि एरे यहाँ हो और मल्टीप्लीकेशन 7 से यहाँ इस तरीके से हो। तो वो कहेगा जैसे 7 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एरे से, वैसे एरे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7 से। बात तो सेम है। लेकिन प्रोग्रामिंग के एस्पेक्ट में अगर देखा जाए, जैसे आप चाहते हैं 7 डॉट ऑपरेटर स्टार ए, यानी कि 7 को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं इस एरे से, यानी कि आप चाहते हैं कि अपना वी वुड हैव टू मेक अवर ऑपरेटर मेंबर फंक्शन ऑफ इंटीजर इंट एरे। तो आप अब चाहते हैं कि एक मेंबर फंक्शन बना दें इसके अंदर और एक्सेस कर लें को। लेकिन अब ये इसको एक्सेस करने का मतलब ये है कि आप वी विल हैव टू रिवर्ट टू द अर्लियर मेथड वी सॉ ऑफ डिफाइनिंग ऑपरेटर नॉट एज अ मेंबर फंक्शन ऑफ इंट एरे। यानी कि आप इस तरीके से करना चाहेंगे। यही जो बंदा है आपके पास, उसने कहा 7 इंटू करके दिखाइए, तो ये 7 आपने यहाँ पर डाला और यहाँ पर ये एरे डाल दिया आपने। तो आप यहाँ कुछ इंप्लीमेंटेशन करना चाह रहे हैं, बिल्कुल सेम इस तरीके से लिखना पड़ेगा आपको। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई। वी हैव अ प्रॉब्लम। क्या है? हमारा इंप्लीमेंटेशन एक्सेस करेगा प्राइवेट डेटा फील्ड्स को और मेथड्स को, जो मेंबर फंक्शन है ही नहीं। यानी कि प्राइवेट डेटा और मेथड्स जो हैं इंट एरे के, इसके अंदर जो भी थे, जो अदर स्टफ हमने इसको आपको पहले वाला भी देखना पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं भी देखा है तो कोई बात नहीं, बस मैं बता दूं कि आपको जो प्राइवेट मेंबर हमने वहां डिफाइन कर रखे थे उनको एक्सेस करेगा ये, वो तो अलाउड ही नहीं है। हाँ, एक तरीका हो सकता है कि एक तरीके से हम असाइनमेंट ऑपरेटर को और एक्सेस कर सकते हैं हर एलिमेंट को यूजिंग ये स्क्वायर ब्रैकेट। तो हम अभी मानते हैं, चलिए इस तरीके से नहीं कर सकते। कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरीके से कर सकते हैं। आपके दिमाग में सवाल जरूर उठ रहा होगा कि ये बोल रहे हैं तो प्रॉब्लम है, लेकिन मैं तो इस तरीके से कर सकता हूं। बट लेट्स नॉट कंसिडर, लेट्स इग्नोर इट दैट हम इसको जानते ही नहीं, लेकिन फिर भी हमें 7 इंटू करके देना है उसे। तो हम क्या करें? क्या हम सारे वेरिएबल को पब्लिक कर दें, ये डेटा एलिमेंट्स को पब्लिक कर दें? ये तो डिफीट कर जाएगा, सारा का सारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम ही डिफीट हो जाएगा इससे हमारा। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारे मेंबर्स भी प्राइवेट रहें और हमारा ये वाला काम भी हो जाए, है ना? उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास एक फ्रेंड क्लास है या फ्रेंड फंक्शन है। वी डिक्लेयर अ फंक्शन ऑफ फ्रेंड ऑफ अ क्लास। तो ये क्लास है इंट एरे, इसके प्राइवेट मेंबर हम एक्सेस करना चाहते हैं।
तो हम ये फंक्शन लिखेंगे ऑपरेटर स्टार, ऑपरेटर इनटू। स्टार ये पॉइंटर वाला नहीं है, ध्यान दीजिएगा, स्टार इनटू वाला है। इनटू को हम ओवरलोड कर रहे हैं। यहां पर हम इसको ये लाइन बिल्कुल लिख देंगे यहीं पे, इधर पे, और उसके बाद हम इसके आगे फ्रेंड लिख देंगे, और उसके बाद जो अंदर का इम्प्लीमेंटेशन, इसमें हम कुछ भी करते हैं। कुछ भी करने का मतलब ये है कि int array के जितने भी प्राइवेट मेंबर हैं यू कैन यूज इट, नो प्रॉब्लम, क्योंकि आपने इसको दोस्त बना दिया। बस इतनी सी बात कहनी थी आपके प्राइवेट को एक्सेस करने के लिए। अगर आपका कोई फंक्शन आप चाहते हैं बनाना और वो फंक्शन बाहर है और वो एक्सेस नहीं कर सकता, तो आप उसको फ्रेंड बना दीजिए। जैसे ये आपका एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कहते हैं इसको, लेस देन, डबल लेस देन साइन, इसको काफी बार फ्रेंड फंक्शन के तहत, फ्रेंड फंक्शन को यूज करके आउटपुट स्ट्रीम के लिए काम आता है। ये देखिए किस तरीके से होता है। आपने ये इंट एरे लिया और आपने यहां पर एक ऑपरेटर, और ये ऑपरेटर कौन सा है, लेस देन साइन 2 बार, इसको आप चाहते हैं इसको ओवरलोड कर दें। इसको ओवरलोड करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि ये एरे पास कर रहे हैं और ये आउटपुट स्ट्रीम, जो भी आउटपुट स्ट्रीम है जहां पर भेजना है वहां पर आप भेज सकते हैं। और तरीका देखिए कितना आसान है। आप इसको शुरू करिए, ये ए लीजिए, ए का डेटा आप यहां पर बाहर भेज दीजिए और रिटर्न कर दीजिए एक एक करके। तो कितना इजी तरीका हो गया ये। आपने क्या फ्रेंड बना दिया, यू कैन एक्सेस दिस डेटा। ए तो कर ही रहे हैं, साथ में एक पहले ही तो ए को एक्सेस करना और ए के डेटा को एक्सेस करना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये तभी हो सकता है जब इसको फ्रेंड बनाए। आप इसके ए के प्राइवेट डेटा फीड्स को एक्सेस कर रहे हो। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि हम जो बार बार ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज करते हैं वो कैसे कर लेते हैं। एक बार दो बार मल्टीपल एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर एक ही लाइन में यूज कर सकते हैं। उसका कारण यही है, उसके पीछे जो टेक्निक है वो यही है कि आपने उसको फ्रेंड बनाया हुआ है। तो देखिए अभी आज के डिस्कशन में फ्रेंड क्लास की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन क्योंकि फ्रेंड फंक्शन के बारे में बात कर लिया तो जरूरी है कि फ्रेंड क्लासेस को भी कंप्लीट करते चले, जबकि इसका अभी फिलहाल कोई इससे रिलेशनशिप नहीं है। फ्रेंड क्लास का मतलब यह है कि आप चाहते हैं कि सारे के सारे जो फंक्शंस हैं, मींस वैसे नॉट जस्ट वन फंक्शन, कोई एक फंक्शन नहीं, जितने भी फंक्शंस हैं ऑफ कोई क्लास एक्स, आप चाहते हैं कि सारे की ए को एक्सेस कर सकें, मतलब ए क्लास के मेंबर्स को, डेटा एलिमेंट्स को, प्राइवेट को एक्सेस कर सकें। तो उसके लिए क्या करना है आपको, देखिए बहुत इजी चीज है। आप क्लास ए के अंदर क्लास, यहां फ्रेंड क्लास लिखना पड़ेगा आपको, ध्यान दीजिएगा, फ्रेंड क्लास एक्स। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको करते ही आप एक्स को अलाउ कर रहे हैं, इस क्लास को अलाउ कर रहे हैं कि इसकी सारी चीजें ए के प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। बस इतना बताना था इसमें। तो अब आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे। कॉम्प्लेक्स नंबर आप जानते हैं क्या होते हैं, ए प्लस आई बी फॉर्म में होते हैं। इसमें ए और बी रियल होता है, आई स्क्वायर इसमें -1 होता है। अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें, ए प्लस आई बी प्लस सी प्लस आई डी, तो ए जो रियल पार्ट अलग से जुड़ जाते हैं और इसके जो इमेजिनरी पार्ट है वो अलग से जुड़ जाते हैं। अब आप देखिएगा इसमें कि हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि ये दोनों जुड़ जाएं, दोनों को हम ऐड कर सके आराम से। तो उसका तरीका, पहले तो एक क्लास बनाना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर हमने प्राइवेट मेंबर दे दिए। ये आर ये रियल हो गया, आई एम इमेजिनरी हो गया। उसके अंदर हमने क्या किया कि एक कंस्ट्रक्टर बना दिया। कंस्ट्रक्टर क्या करेगा कि रियल पार्ट को ले लेगा, इमेजिनरी पार्ट को ले लेगा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए। फिर हमने क्या किया, एक कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया। अब कॉपी कंस्ट्रक्टर से बिल्कुल अभी आपके लिए पहली बार मैं पेश कर रहा हूँ, लेकिन ये आगे आएगा। तो इसके लिए बिल्कुल अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। बस इसमें क्या किया, कॉपी कंस्ट्रक्टर करता क्या है कि एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी कर देता है। बस ये ऑब्जेक्ट 2 है, ये ऑब्जेक्ट 1 है, पहले इसको बनाइए, फिर पहले ऑब्जेक्ट 2 को बना लीजिए, फिर ऑब्जेक्ट 1 में इसको डाल दीजिए, सारा का सारा डेटा इसका ट्रांसफर हो जाता है। अब ये कितना डेटा होता है उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। फिलहाल इसमें क्या है कि जो ये है रियल पार्ट इसमें कॉपी हो जाएगा। दिस मतलब होता है लेटेस्ट ऑब्जेक्ट। बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, हजारों ऑब्जेक्ट बना सकते हैं आप, तो जो लेटेस्ट ऑब्जेक्ट है वो दिस उसे एक्सेस करता है। तो उस ऑब्जेक्ट की रियल वैल्यू में जो भी आपने बना रखा है उसकी रियल वैल्यू और यहाँ पर इमेजिनरी वैल्यू कॉपी हो जाएगी। लेकिन हमारा ये आज का मुद्दा नहीं है, इसको मैं बाद में बात करूंगा। बात यह है कि हम चाह रहे हैं ऐड करना। ऐड करने के लिए क्या कर रहे हैं, हम जो बनाया है उसको रियल से और जो बनाया है उसको इमेजिनरी से जोड़ के हम यहाँ पर फाइनल रियल सम ले लें। यानी कि दो वैल्यू हम जो बनाया उसको भी छोड़ दीजिए, दो हमने ऑब्जेक्ट लिए, दोनों ऑब्जेक्ट के रियल पार्ट
और इमेजिनरी पार्ट दोनों को जोड़ के हम इसको रिटर्न कर दे रहे हैं कॉम्प्लेक्स को, यहाँ कॉम्प्लेक्स इसका रिटर्न हो जाएगा। और अब क्योंकि हम दिखाना भी चाहते हैं कोई चीज ऐसी तो दिख नहीं पाएगी, रियल इमेजिनरी कैसे दिखाएंगे आप, तो उसको स्ट्रिंग में चेंज करना पड़ेगा, टू स्ट्रिंग फंक्शन बना देंगे। और देखिए कितना फायदा हुआ इस छोटे से कोड से। आपने कॉम्प्लेक्स सीधा एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें 1.5 और -3.2 वैल्यू डाल दी, तो C1 एक ऑब्जेक्ट बन गया जिसका रियल पार्ट ये है और इमेजिनरी पार्ट ये है। C2 एक ऑब्जेक्ट बन गया जिसका रियल पार्ट ये है, इमेजिनरी पार्ट ये है। और उसके बाद आपने केवल एक काम किया, एक फाइनल सम में डाला C1.add C2। ये जो C1.add C2 है ना, वही ये वाला काम कर रहा है, ये वाला, इसीलिए कंस्ट्रक्टर में डाला है। तो C1.add C2 करते ही C2 और C1 ऐड हो जाएंगे, है ना। इसके बाद आप sum.toString करके आप उसको प्रिंट भी कर देंगे। कितना अच्छा लग रहा था ये। लेकिन इसमें एक चीज है, आप ऐड और toString, ये वाला जो दो फंक्शंस है, ये आपको बार बार लिखने पड़ेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन इसमें कॉम्प्रिहेंशन मतलब होता है समझना, थोड़ा सा इसको समझने में थोड़ी सी आपको आ सकती है, तो दिक्कत आ सकती है। क्यों ना हम ये ऐड बार बार यूज करते करते हम कुछ इस तरीके से करें कि डायरेक्ट जुड़ जाए। यानी कि आप एक ऑब्जेक्ट बनाए O1 और एक ऑब्जेक्ट जैसे इसमें बनाया C1 ऑब्जेक्ट बनाए, और एक ऑब्जेक्ट बनाया O2, और दोनों को जैसे नंबर जोड़ते हैं 2+4 ऐसे जोड़ दें, और ये फटाफट रियल और इमेजिनरी पार्ट जोड़ दें। और इसके अलावा O1 को O2 से चेक कराने के लिए आप इज इक्वल टू कर सकते हैं, नॉट इक्वल टू कर सकते हैं, लेस देन कर सकते हैं, लेस देन इक्वल टू कर सकते हैं, ग्रेटर, इतनी सारी चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम कुछ ये जो शॉर्टकट है C1+C2 करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करते हैं। ओके, हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक माइनस लिख देते हैं और कॉन्स्ट कॉम्प्लेक्स $, यानी कि एक ऑपरेटर माइनस, उसको हम ओवरलोड करना चाहते हैं और यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। सिंपल माइनस कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू निकालते हैं, दूसरी ऑब्जेक्ट की वैल्यू निकालते हैं और दोनों को माइनस कर देते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स ये रिटर्न भी करा देते हैं। इसी तरीके से हम इनटू करना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पर हमने जो जिस तरीके से कॉम्प्लेक्स वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन और इनटू होता है वो सब हमने यहाँ कर दिया, यहाँ चेक भी करा लिया, यहाँ पर नॉट इक्वल टू भी कर दिया, यहाँ पर ये भी कर दिया, लेस देन भी कर दिया। तो और ये देखिए ये भी इंप्लीमेंटेशन कर दिया। थोड़ा सा इसको आप रोक के देख सकते हैं क्या हुआ है इसमें। तो सारे हम कंपैरिजन वगैरह कर सकते हैं, कितना आसान हो गया इसको। और हम ओवरलोड, सारी चीज हमने जो की है वो ओवरलोडिंग से की है। हम पढ़ी तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर रहे हैं, इस ऑपरेटर ओवरलोडिंग से कितना फायदा हो गया। हम केवल यह करना चाह रहे हैं कि ये बार बार टू स्ट्रिंग और ये सब ऐड वगैरह नहीं बार बार आए, तो हमने सबको एक बार लिख दिया। अब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को देखिए, हम क्या करेंगे, पहले तो हमने ये इंसर्शन ऑपरेटर में एक्सट्रैक्शन है, ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर में लिख दिया। आउटपुट क्या करेगा, ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, थोड़ा स्पेस वगैरह देके। अब हम प्राइवेट मेंबर वेरिएबल्स एक्सेस कर रहे हैं, तो हम थोड़ा सा फ्रेंड भी बना देते हैं इसको। ये फ्रेंड बना दिया, यहाँ पर भी हो गया, ये फ्रेंड बना दिया, तो ये काम कर जाएगा आप, क्योंकि प्राइवेट मेंबर एक्सेस कर रहे हैं। अब देखिए मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 बनाया। ये तो आप जानते हैं कैसे हुआ, ये सीधा इसके कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, 1 और 2 से इनिशियलाइज कर देगा C1 को, C2 को 5+i7, ये 5+7i से कर देगा। अब देखिए ये C1 और C2 को मैंने डायरेक्ट जोड़ दिया, C1+C2। आपको याद है पहले कैसे किया था, C1 और C2 को कैसे किया था। C1 में हमने C1.add C2 किया था, तो ये ऐड हमको लिखना पड़ा था, और C1+add C2 कुछ समझ में नहीं आता है ना। एक नॉर्मल यूजर को, जैसे मैं और आप हैं, 2+4 लिखेंगे तो 6 समझ में आएगा, आप लिखेंगे 2+add ब्रैकेट में 4 तो कैसे समझ में आएगा। उसके लिए हमने ये काम कर दिया, और आराम से हम यहाँ पर C1+C2 कर सकते हैं। और यही नहीं, C1 into C2 करें, C1 not equal to C2 करें, बिल्कुल ये सारी चीजें आप चेक करा सकते हैं एक ही बार में। तो होपफुली आपको आइडिया लग गया होगा कि मैं क्या करना चाह रहा था। और हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे हम नॉर्मल वैल्यूज को ट्रीट करते हैं। ये है ब्यूटी ऑपरेटर ओवरलोडिंग की। अब कॉपी कंस्ट्रक्टर जो हमने पहले इंट्रोड्यूस किया था उसकी बात करते हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या है? कॉपी कंस्ट्रक्टर ऐसे कंस्ट्रक्टर जो कॉपी कर रहे हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर ऐसे कंस्ट्रक्टर जो कॉपी कर रहे हैं। अब समझिए इसकी बात कहां से आई। आपको डिफॉल्ट एक चीज बता दो, डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर आपको मिलता है, यानी कि C++ आपको एक डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर देता है, आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप उसमें फेरबदल करना चाहेंगे तो कोई बात नहीं, फिर आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। लेकिन आप देखिए
आपके पास एक ऑब्जेक्ट आपने बनाया O1। अब मान लीजिए ये 100 इसमें वेरिएबल्स है, डेटा वेरिएबल्स 100, और आपने एक ऑब्जेक्ट 2 बनाया, इसमें भी उतना ही डेटा वेरिएबल्स होंगे। आपने ये जो 100 है इन सबको इनिशियलाइज कर दिया, या इनमें कुछ वैल्यूज आ गई। आप क्या करेंगे, O2 करेंगे, उसमें 100 को इनिशियलाइज करना चाहेंगे। आप ये चाहते हैं कि ये इनिशियलाइज इसी से हो जाए, आप सीधा O1 को ही यूटिलाइज करना चाहते हैं, बल्कि आप चाहते हैं जितने भी ऑब्जेक्ट बने वो सब इससे इनिशियलाइज हो जाए। कई बार ऐसे चाहत होती है। 100 तक के लिए बोलेंगे अरे ये तो हो जाएगा, एक फंक्शन लिख देंगे। 1000 करना हो तो, 10,000 करना हो तो फिर क्या करेंगे। तो ये O2 के वैल्यूज O2 में, O1 की वैल्यूज O2 में कॉपी करने के लिए आप आराम से कॉपी कंस्ट्रक्ट का उपयोग कर सकते हैं। कैसे लिखते हैं उसको, आप एक क्लास बनाइए, उसके अंदर आप सीधा यहाँ पर एक कॉन्स्ट a, यानी कि आप a बनाया आपने, और एम्परसेंड यहाँ पर दे दिया रेफरेंस, और अदर a मतलब कोई और a, एक ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट। मैं थोड़ा दूसरी तरीके से समझाता हूँ। अगर हमने यहाँ पर इसको बना के ये बना दिया, उसके बाद हमने एक A1 एरे मान लीजिए एक तरीके से, ये A1 बना दिया, और सीधा आपने A2 भी बना दिया, और A2 बनाने के बाद आपने न्यू A1 कर दिया, यानी इस क्लास को लिखा, ये क्लास का नाम है, न्यू ऑपरेटर से नया बनेगा। A1 आपने A1 एक ऑब्जेक्ट है इस क्लास का, और यहां पर A2 ऑब्जेक्ट में पास कर दिया, तो A2 के पास सारे A1 के कंटेंट आ गए। सो A1 नाउ कंटेन्स अ कॉपी ऑफ A1। ठीक, ये आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर हो गया। तो दो तरीके से आपके पास कॉपी हो सकती है। जो मैंने वैल्यू कॉपी होने की वाली बात बताई, इसमें आप क्या करेंगे, एक तो शैलो कॉपी होती है और एक होती है डीप कॉपी। शैलो कॉपी और डीप कॉपी। अच्छा, एक चीज और है इसमें कि हाउ मच शुड अ कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉपी। 1000 बोले ना, तो इसमें क्या 500 कॉपी करेगा, 100 कॉपी करेगा, कितना कॉपी करेगा, ये सारा का सारा डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट। ठीक, ये सब डिपेंड करता है, ये बुक में ऐसा लिखा हुआ है, तो इसीलिए आपको समझना होगा कि कभी कभी आप कुछ कॉपी करते हैं, कभी कभी कुछ कॉपी करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से, मैं जहां तक समझता हूं कि इस कॉपी में आप पूरा का पूरा एक साथ कॉपी कर सकते हैं। दूसरी बात आती है आपकी डीप कॉपी की, शैलो कॉपी, डीप कॉपी। अब शैलो कॉपी और डीप कॉपी क्या होगा, आप ये समझिएगा। आपने क्या किया कि एक मैं पहले इधर से बताता हूं आपको कि शैलो कॉपी क्या है। आपका एक आपने ऑब्जेक्ट बनाया O1, या मान लीजिए एरे बनाया A1 एरे बनाया। अब यहां पर एक एरे A1 बना दिया। अब A2 बनाया, आपने क्या किया, A1 को A2 में कॉपी कर दिया। अब देखिए, मैं एरे को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट से ही हो रहा है, ऑब्जेक्ट के थ्रू ही तो होगा ये। तो ऑब्जेक्ट एक्चुअली में ऑब्जेक्ट का ही सब काम हो रहा है, मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप ये थोड़ा सा इसका मुद्दा समझ जाए। अब एक एरे आपने बनाया, ये दूसरा एरे बनाया। A1 को A2 में जब कॉपी किया तो हुआ क्या कि A1 यहां पॉइंट कर रहा था स्टार A। अब A2 बनाया और A1 को A2 में कॉपी कर दिया, तो हो क्या रहा है कि A2 भी इसको कॉपी कर रहा है, कॉपी जो हुआ इसको पॉइंट कर रहा है। इसे हम शैलो कॉपी कहते हैं, यानी कि A1 और A2 दोनों ही इसको पॉइंट कर रहे हैं। मान लीजिए आपने क्या किया कि A2 को यूज किया, या A2 को यहां डिलीट कर दिया, एक तरीके से डिलीट कर दिया। तो A2 डिलीट कर दिया, यानी कि ये भी डिलीट हो जाएगा। देखिए, आपने पूरा पूरा एरे डिलीट कर दिया। अब A1 क्या है, A1 तो अभी भी पॉइंट कर रहा है इस पॉइंट को, जो कि डिलीट हो चुका है, जो चीज मेमोरी फ्री हो चुकी है। तो A1 को एक्सेस करेंगे तो ये ऐसी पार्ट को एक्सेस करेगा जो डीएलोकेट हो चुका है, डिलीट हो चुका है, या जो भी उसके साथ हो गया है, क्योंकि A2 को हटाने के साथ ये एरे तो हट गया। A1 इसको पॉइंट करने लगेगा, तो ये दिस विल गिव यू एन एरर, ये आपको एक प्रॉब्लम दे देगा। ये सेगमेंट मतलब जो नीली नीली स्क्रीन आ जाती है कभी कभी, ऐसे दे देगा, क्योंकि इसे हम डैंगलिंग भी कहते हैं, डैंगलिंग पॉइंटर। यानी कि A2 को डिलीट कर दिया, A1 A2 एक ही को पॉइंट कर रहे हैं, A2 को डिलीट कर दिया तो ये भी चला गया। A1 अभी भी पॉइंट कर रहा है इसी मेमोरी लोकेशन को, जो कि है ही नहीं। देखिए, यहाँ पर हमने जो इंट एरे दिए थे ना, वहां से बताता हूँ आपके पास। आपने ये क्या किया, इसको इनिशियलाइज कर दिया, और उसके बाद यहाँ पर एक डिस्ट्रक्टर लगा दिया कंस्ट्रक्टर के साथ। कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, इसको इनिशियलाइज कर रहा है, डिस्ट्रक्टर इसको डिलीट कर रहा है और साथ में नल भी कर दे रहा है। तो जैसे ही आप ये करेंगे इंट एरे 1, तो आपने A1 बनाया, ठीक, और उसके बाद आपने क्या किया कि ये इंट एरे A2 A1 बस इतना देना पड़ता है आपको, A1 की वैल्यू A2 में कॉपी होगी। ठीक, अब ये तो ठीक है,
अब आप जैसे ही इसके बाहर निकलेंगे डिस्ट्रक्टर चल जाएगा, अगर बाई चांस बाहर निकलते हैं तो डिस्ट्रक्टर चल जाएगा। अब ये क्या करेगा, ये तो A1 को या A2 को हटा देगा, जो भी आप इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, एक अभी भी पॉइंट करने लगेगा। तो ये जो एरर है, इसको आपको A1 को आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, A2 अभी भी उसको पॉइंट कर रहा है, तो ये जो मैं कह रहा था ये आपकी प्रॉब्लम है। इसीलिए हम पॉज बाय रेफरेंस करते हैं पास बाय वैल्यू की जगह, ताकि हमारी ये दिक्कत ना आए, अब थोड़ा सा डीप कॉपी समझिएगा। डीप कॉपी कुछ भी नहीं है। डीप कॉपी ये आपने बनाया A1, अब आप क्या करेंगे, A1 को आपने मेमोरी दी होगी, ये न्यू वगैरह करके मेमोरी दी है ना, देखिए ये सब यहाँ पर एक उसको जगह असाइन की हुई है। तो आपने A1 बना दिया, अब A2 भी बनाया और उसमें इसके कंटेंट कॉपी कर दिया आपने। यानी A1 अब जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, A2 उसको नहीं कर रहा, A2 एक नए लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। बस ये जो कंटेंट है, जैसे मान लीजिए इसमें X है, मैं सब में X मान रहा हूं, इसमें भी X आ गया, तो ये कंटेंट दोनों में एक आ गया। तो अगर आप A2 को डिलीट कर रहे हैं तो A1 में फर्क नहीं पड़ेगा, A1 को डिलीट कर रहे हैं तो A2 को फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये होता है आपका डीप कॉपी, इसे हम डीप कॉपी कहते हैं। तो इससे क्या है कि ये जो एरर्स आ सकती हैं वो सब आपकी रुक जाएंगी। तो होपफुली आपको आइडिया लग गया होगा। ऑपरेटर ओवरलोडिंग को हमने बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया और ये डीप और शैलो कॉपी हमने आपको बताया। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।